नमस्कार, आप देख रहे हैं द वीक ऑफ शो। मैं वैष्णवी हाजिर हूं इस हफ्ते की सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए रंगमंच से पर्दा हटाते हैं और दिखाते हैं आपको इस हफ्ते की प्रमुख सियासी खबरें। हर बार होते चुनाव देखे, वादों के पकते पुलाव देखे, लेकिन प्रदेश के मुखिया की बात करें तो वादा पूरा करने का दावा है। दावा तो है पर यह मेरा वादा है, इसलिए कई वादों के साथ प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी रण में उतरे हैं और वादों की लंबी लिस्ट लगा रहे हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा फोकस महिला वोटर्स पर है। शिवराज सरकारी लाडली बहना योजना को गेम चेंजर मानकर चल रही है, तो कांग्रेस को अपनी नारी सम्मान योजना से महिला मतदाताओं का साथ मिलने की उम्मीद है। महिला वोटर्स को साधने के लिए हर जिले में लाडली बहना सम्मेलन कर रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राखी के पहले बहनों को एक साथ कई तोहफे दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सबसे ज्यादा फोकस महिला वोटर्स पर है। शिवराज सरकार लाडली बहना योजना को गेम चेंजर मानकर चल रही है, तो कांग्रेस को अपनी नारी सम्मान योजना से महिला मतदाताओं का साथ मिलने की उम्मीद है। महिला वोटर्स को साधने के लिए हर जिले में लाडली बहना सम्मेलन कर रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राखी के पहले बहनों को एक साथ कई तोहफे दिए हैं। उन्होंने ऐलान किया है सरकारी नौकरियों में 35% भर्तियां बेटियों की होगी। सावन में 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। सितंबर में बढ़े हुए बिजली बिल 0 हो जाएंगे। अक्टूबर महीने में लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए दिए जाएंगे। काम धंधे के लिए महिलाओं को ब्याज रहित कर्ज मिलेगा। हर 20 मकान की बस्ती तक बिजली पहुंचेगी। जहां 50% से ज्यादा बहनें चाहेंगी, वहां शराब दुकानें बंद होंगी। माफिया से छीनी गई जमीनों से बहनों को प्लॉट दिए जाएंगे। केवल 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होती थी, अब ये 30% भर्ती बढ़ा के 35% कर दी जाएगी। अब सितंबर में बढ़े हुए बिल 0 हो जाएंगे, 0। सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं। अक्टूबर से अब बहनों के खाते में 1250 रुपया डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में 10 जून से लाडली बहना योजना शुरू हुई है। 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं। अब तक 1.25 करोड़ महिलाओं को 3 किश्त में 3628 करोड़ 85 लाख दे दिए जा चुके हैं। सीएम इस योजना की राशि बढ़ाकर 3000 रुपए करने का ऐलान कर चुके हैं। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना लॉन्च की, जिसमें महिला को 1500 रुपए महीने और 500 में घरेलू गैस सिलेंडर देने का प्रावधान किया है। शिवराज के राखी गिफ्ट को कांग्रेस सरकार बचाने की बौखलाहट करार दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार इस समय जनता को राहत देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए रोज मुखौटे बदल रही है। 18 साल के शासनकाल के बाद भी जिन्हें चुनावी चाल चलना पड़े, वो दल और उनकी सरकारी बनावटी, दिखावटी और सजावटी है, जो जनता का हित कभी नहीं कर सकता। इसके साथ ही कांग्रेस ने लाडली बहना के मुकाबले अपने 10 वचन गिनाए। कांग्रेस के 11 वचनों में महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली, 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर, 100 यूनिट तक बिजली का बिल माफ, 200 यूनिट का हाफ, किसानों का फसल कर्ज माफ, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन, किसानों को 5 हॉर्स पावर के बिजली बिल माफ, सिंचाई के पुराने बिजली बिल माफ, 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ, जातिगत जनगणना, किसान आंदोलन के मुकदमे माफ। कांग्रेस का दावा है कि उनसे जितने भी वादे किए हैं उन्हें पूरा भी कर दिखाएगी। रक्षा की, सुरक्षा की गारंटी होता है वो रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार। उस त्योहार को भी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने राजनीति बीच में लाकर कलंकित करने का प्रयास किया। मैं तो ये कहूँगा, मुझे जो दिख रही है भावना और मध्य प्रदेश के लोगों को भी महसूस हो रहा है वो ये है
कि येन केन प्रकार कैसे भी करके झूठ सच सब बोलकर सरकार बना ले। चुनाव में वादे और दावे तो आम है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में इन पर ज्यादा ही जोर है। पिछली बार कांग्रेस का कर्ज माफी का वादा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। बीजेपी इस बार ऐसे ही दाव लाडली बहना को मानकर चल रही है। देखना ये है कि उसका ये दाव कितना सफल होता है और कांग्रेस किस हद तक काट ढूंढ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन इन दिनों इसके मायने बदल गए हैं। बात यही है कि माहौल चुनावी है और उपहारों की झड़ी लगी हुई है। यहां सस्ती गैस देने की होड़ मची है और एलपीजी लिक्विड पॉलिटिकल गैस बन गई है। मोदी सरकार अपनी उज्ज्वला योजना को गरीब परिवारों के लिए सौगात बता रही है, तो कांग्रेस ने इसकी काट के लिए सरकार बनने पर 500 में गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर रखा है। तो मोदी सरकार ने भी रक्षाबंधन के मौके पर बड़ा दांव चल दिया। मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन इन दिनों इसके मायने बदल गए हैं। माहौल चुनावी है और सस्ती गैस देने की होड़ मची है और एलपीजी लिक्विड पॉलिटिकल गैस बन गई है। मोदी सरकार अपनी उज्ज्वला योजना को गरीब परिवारों के लिए सौगात बता रही, तो कांग्रेस ने इसकी काट के लिए सरकार बनने पर 500 में गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर रखा है। तो मोदी सरकार ने भी रक्षाबंधन के मौके पर बड़ा दाव चल दिया है। मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने 75 लाख नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का ऐलान किया है, जिसमें गैस सिलेंडर के साथ पाइप, चूल्हा और सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपए कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी। केंद्र सरकार के पहले प्रदेश की शिवराज सरकार भी घरेलू गैस उपभोक्ताओं को राहत देने का ऐलान कर चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 दिन पहले ही सावन के महीने में लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के साथ आगे इसे रेगुलर करने का संकेत दे चुके हैं। रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। कांग्रेस इसे अपनी नारी सम्मान योजना की नकल बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा अब जो भी ऐलान करे उसे इसका फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि जनता भी सवाल कर रही है कि चुनाव के समय ही भाजपा को इसका ख्याल क्यों आया। वहीं कांग्रेस इससे इनकार कर रही है कि उसे कांग्रेस के दबाव में सिलेंडर सस्ती की है। देखिए, ये केवल उनका चुनावी शगुफा है। जैसा कि अमित शाह ने जब यूपी चुनाव थे तब उस वक्त कहा था कि होली के समय फ्री में गैस सिलेंडर ले जाइए, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को भी गैस सिलेंडर फ्री में नहीं उपलब्ध कराए। ये महिलाओं की याद भारतीय जनता पार्टी को केवल चुनाव के समय आई है और इसीलिए वो ये शगुफा अपना रहे हैं। सच्चाई यही है कि जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ना तो वो महिलाओं को किसी प्रकार की छूट देंगे और ना ही किसी प्रकार के सिलेंडर के दामों में कमी करेंगे। बहरहाल मोदी सरकार के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर के दाम 1100 से घटकर 900 रुपए के लगभग हो जाएंगे। शिवराज सरकार भी इसमें अगर अपनी तरफ से सब्सिडी देती है तो ये आम आदमी को बड़ी राहत होगी, साथ ही कांग्रेस के लिए चुनौती भी। देखना यह है कि कांग्रेस इससे कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह विपक्ष को घेरने की कोशिश में अक्सर खुद हिट विकेट हो जाते हैं और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नई मुसीबत में फंस गए। दिग्विजय राजा पर फिर एक पोस्ट को लेकर FIR दर्ज की गई। बता दें कि दिग्गी राजा पर पहले भी गलत पोस्ट को लेकर 2 केस दर्ज हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। दिग्विजय राजा पर फिर एक पोस्ट को लेकर FIR दर्ज की गई है। दिग्विजय पर दमोह में केस दर्ज किया गया है। दिग्विजय ने प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर पर एक विवादित पोस्ट की है। दिग्विजय ने लिखा था कि कुंडलपुर में बजरंगियों ने शिवलिंग स्थापित कर दिया। मुख्यमंत्री और DG को पोस्ट टैग कर दिग्विजय ने कार्रवाई की मांग की थी। दिग्विजय के ट्वीट पर पुलिस प्रशासन ने जांच की तो मामला फर्जी पाया गया। कुंडलपुर ट्रस्ट ने भी इस प्रकार की किसी भी घटना से इनकार किया है। इसके बाद दिग्विजय सिंह के खिलाफ हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर आए। उन्होंने बजरंग दल को बदनाम करने के साथ इलाके का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करने की मांग की है और दिग्विजय पर FIR दर्ज हो गई। बजरंग दल ही नहीं, इस पर बीजेपी भी भड़क उठी।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि इस तरह से धार्मिक भावनाओं को बिगाड़ना, सामाजिक विद्वेष फैलाना और झूठी बातों को समाज में परोसना दिग्विजय सिंह की आदत है। उन्होंने दिग्विजय को आदतन अपराधी बताते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, खास तौर पर मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने के लिए झूठे विषयों को समाज में अपने ट्विटर से प्रस्तुत करना केवल गंभीर मामला नहीं, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और समाज को वातावरण बिगाड़ने में ये भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काना, सामाजिक विद्वेष भड़काना, झूठी बातों को समाज में परोसना दिग्विजय सिंह के आदतन राजनीतिक अपराधी की प्रवृत्ति है। हम कानूनन कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। उधर दिग्विजय सिंह अब अपने ट्वीट पर सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास सूचना आई थी तो उन्होंने कार्रवाई के लिए ट्वीट के माध्यम से सीएम और डीजीपी को सूचना दी थी। बजरंग दल और बीजेपी के लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। कोई फर्जी नहीं है, मेरे पास जो सूचना थी जी, उस सूचना को मैंने डीजीपी के साथ को टैग किया जी, कोई फर्जी नहीं था, सही था, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी। दिग्विजय सिंह पर इस तरह के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। संघ के पूर्व सर संघ चालक गुरु गोलवलकर पर टिप्पणी हो या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर व्यापम को लेकर आरोप, इससे पहले भी वो ऐसे ही विवादों में फंसते रहे हैं। अधिकांश मामलों में कांग्रेस उनके इस तरह के बयानों का उनका निजी बयान बताकर किनारा कर लेती है। शायद यही वजह है कि उनकी जुबान पर लगाम नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और इसे चुनावी लिहाज से देखें तो जो नारियों का सम्मान करेगा वो सत्ता पर राज करेगा, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की अहम भूमिका होगी। यही कारण है कि बीजेपी कांग्रेस का फोकस इस वर्ग पर है। इसके अलावा रक्षाबंधन पर रार भी दिखी। पीसीसी चीफ कमलनाथ महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी कमलनाथ के रक्षाबंधन को आडंबर बता रही है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव के समय ही कांग्रेस को सुंदरकांड, रक्षाबंधन या अन्य ऐसे मुद्दे याद आते हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम चुनावी और सियासत भी जुबानी हो भी क्यों ना, वो समय नजदीक आ रहा है जो ये तय करेगा कि 2023 का सरताज कौन। प्रदेश में चुनावी लड़ाई लगातार बढ़ रही है। हर मुद्दे पर बार पलटवार देखने को मिल रहा है। अब नई तकरार रक्षाबंधन पर है। आप सोचेंगे कि इस पर भी तकरार? जी हाँ, बिल्कुल। दरअसल रक्षाबंधन पर पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर धूम रही। प्रदेश भर से आई बहनों ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को रक्षा सूत्र बांधा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस मौके पर जहां बहनों से आशीर्वाद लिया, वहीं ये भी कह दिया कि एमपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं से कहा, आप सबको संकल्प लेना है कि ये सच्चाई पूरे प्रदेश तक पहुंचे। मेरा वचन है, बहनों की सुरक्षा, बहनों की मजबूती। बीजेपी इसे कमलनाथ की नौटंकी बता रही है। इस पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि मेरी मांग पर मजबूरी से इन्होंने 450 रुपए का सिलेंडर किया है और इनके पास कहने को कुछ भी बचा नहीं। बहुत सारी बहनें हैं जो कमजोर हैं, हर दृष्टि से कमजोर है। तो आज का दिन जो वचन का दिन है, मैं तो वचन पूरे प्रदेश को दिया है और आपको दिया कि मेरी प्राथमिकता बहनों की सुरक्षा है। आज बहनों की मजबूती बनी, हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उनकी मजबूती बनी। मुझे खुशी है कि मेरे मांग पर 450 रुपए सिलेंडर की, ये तो मेरी मांग थी, ये तो मजबूरी से इसकी अब चर्चा कर रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ की इस रक्षाबंधन को प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव से पहले का आडंबर बताया है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि राखी तो पिछली बार भी आई थी। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये पहली बार हो या लगातार, ये अच्छी बात है। भारतीय संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। अच्छी बात है, भारतीय संस्कृति से जुड़े, यही अच्छे दिन की तो हम कल्पना करते हैं। आप देखो ना, राखी तो पिछले साल भी आई थी। सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को करते हैं, शनिवार को लोग करते हैं।
ये मैं पहले से कह रहा हूँ, ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह के आडंबर हो रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरह की सियासत प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की ओर से देखने को मिली थी। उन्होंने सवाल किया था कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी रक्षाबंधन मनाते हैं क्या? अगर मनाते हैं तो कभी कोई फोटो ट्वीट नहीं की। आपने अभी तक ये राखी आ रही है, मैं चुनौती देता हूं, आपको कोई एक फोटो दिखी कि प्रियंका दीदी ने राहुल बाबा के हाथ में उनकी कलाई पर राखी बांधी हो? मैं चुनौती देता हूं, अभी तक तो नहीं दिखी। अब चुनावी नाटंकी करने के लिए अलग बात है, पर ये बता दे, एक फोटो बता दे पुरानी, बचपन से लेकर अभी तक, कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा हो, राखी बांधी हो। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस आधी आबादी को साधने की जुगत में लगे हैं। यही कारण है कि कई सौगातों के साथ महिला वर्ग को साधा जा रहा है। वही चुनावी ट्रैक भी बदला हुआ है। जनता से जुड़े मुद्दे से इतर हिंदुत्व, धर्म, तीज त्योहार पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। कांग्रेस भी उन मुद्दों को पकड़कर चल रही है जिस पर बीजेपी लंबे समय से बनी हुई है। पहले पीसीसी का भगवामय होने के साथ सुंदरकांड जैसे कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। कांग्रेस को ये लगता है कि बिना इस पर आए वैतरणी पार करना मुश्किल है। वहीं बीजेपी ये मानकर चल रही है कि मुद्दे उसके रहे हैं, या फिर सही मायनों में इन सब के असली पैरोकार वही है। यही वजह है कि बीजेपी इस तरह के मामलों में सवाल उठाने से नहीं चूकती। यही कारण है कि अब राखी पर रार देखने को मिल रही है। देखना होगा कि इस तरह की सियासत से किसे नफा होता है और किसे नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बल्कि भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में कहीं न कहीं चुनाव हो रहे हैं, इससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। ये बात पीएम नरेंद्र मोदी ने एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही थी। क्या लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी फिर एक मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं? मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी का गठन ऐसे समय पर किया गया है जब सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले विशेष सत्र में मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश कर सकती है। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद एक बार फिर इस मसले पर नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी सहित उसके सहयोगी संगठन वन नेशन वन इलेक्शन की पुरजोर वकालत कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। क्या लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी फिर एक मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं? मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी का गठन ऐसे समय किया गया है जब सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 18 से 22 सितंबर तक 5 दिन चलने वाले विशेष सत्र में मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश कर सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे मजबूत तर्क है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हों। इससे चुनावों में खर्च होने वाली भारी भरकम राशि में कटौती होगी, समय जाया नहीं होगा, इससे प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू होगी। ऐसा नहीं है कि एक देश एक इलेक्शन का फार्मूला कोई नया हो। आजादी के बाद देश में 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में नई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई थी। लेकिन केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद एक बार फिर इस मसले पर नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी सहित उसके सहयोगी संगठन वन नेशन वन इलेक्शन की पुरजोर वकालत कर रहे हैं। वन इलेक्शन की चर्चा देश के अंदर जनता में ये चर्चाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जनमत क्या चाहता है और जनमत क्या कहता है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने या देश के नेतृत्व ने इन बातों पर चर्चाएं की हैं। लेकिन इनके समाज में इन पर एक मत बनना, तो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को कहते रहे और भी हमारा नेतृत्व कहता रहा है। ये समाज की, देश की जरूरत है। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आगे क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन बातों की चर्चाएं समाज के अंदर हैं। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हों, इससे देश का आर्थिक फायदा भी है,
इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा और इससे स्वाभाविक रूप से समय की बचत होगी और विकास करने के लिए सरकारों को बहुत समय मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह सोच बहुत अच्छी है और भारतीय जनता पार्टी इसकी हमेशा से पक्षधर रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी कई अवसरों पर यह बात कही है और ये चर्चा का विषय रही है। 2023 और 2024 चुनावी साल है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि अगले साल लोकसभा चुनाव होंगे। मोदी सरकार ने भले ही कमेटी का गठन कर दिया हो, लेकिन इस व्यवस्था को लागू होने से पहले कई संवैधानिक प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। लेकिन मोदी सरकार के इस दांव ने विपक्ष की धड़कनें तेज कर दी हैं। विपक्ष पशुपेश में है। विपक्ष को मोदी सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन हजम नहीं हो पा रहा है। विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल खड़े कर रहा है और इसे गैर संवैधानिक बता रहा है। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। राज्यों की स्वीकृति है, ये हमारे संविधान में इसका संशोधन करना है। ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं, ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं। राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बंद कर सकते हैं। वो तो एक लाइन का उनको कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है कि विधानसभा बंद करो, बंद हो जाए। अब ये तय करेंगे कि लोकसभा ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ लोकसभा चुनाव कराना चाहते हैं और कौन कौन से और दूसरे राज्य कराना चाहते हैं। मोदी सरकार और विरोधियों के बीच तू डाल डाल तो मैं पात पात का खेल चल रहा है। जैसे तैसे विपक्षी पीएम मोदी को घेरने में एकजुटता दिखाते हैं और पीएम मोदी एक नया पासा फेंककर विरोधियों की हवाइयां उड़ा देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के मास्टर स्ट्रोक विपक्ष के साथ सियासी पंडित भी पशुपेश में हैं। विपक्ष फिलहाल समझ नहीं पा रहा है कि आखिर विशेष सत्र बुलाने के पीछे पीएम मोदी की मंशा क्या है। इसके साथ ही सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिन राज्यों में 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है वह तय समय पर होंगे या वन नेशन वन इलेक्शन के चलते इसे टाला भी जा सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया अभी जटिल है। देखना होगा मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक कहां और किस तरह लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। छत्तीसगढ़ में प्रवासी विधायकों ने क्षेत्रीय विधायकों सहित संगठन के कामकाज की कुंडली तैयार कर ली है। अपने प्रवास के दौरान विधायकों ने उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जहां से पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 75+ सीटों पर जीत को लेकर आशान्वित है। कांग्रेस प्रवासी विधायकों के दौरे पर तंज कस रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के चुनावी संग्राम को जीतने के लिए मैदान में उतरे बीजेपी के प्रवासी विधायकों ने क्षेत्रीय विधायकों समेत संगठन के कामकाज की रिपोर्ट तैयार करके हाईकमान को सौंप दी है। पिछले एक सप्ताह से बिहार, झारखंड, असम और ओडिशा के 57 विधायक छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए थे। प्रवासी विधायकों ने राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों का दौरा करके जमीनी हकीकत जानी। इस दौरान प्रवासी विधायकों ने एक सीट एक ऑब्जर्वर अभियान के तहत हर बूथ की समीक्षा की, जिसमें उन सीटों पर विशेष फोकस किया गया जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। इन विधायकों ने मौजूदा भूपेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। प्रवासी विधायकों ने भूपेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए इस सूबे में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। को जिताने के पक्ष में है, बशर्ते कि वहाँ उम्मीदवारी अच्छी हो। रमन सिंह के कार्यकाल में किसानों के प्रति कुछ उनके वायदे थे, उन वायदों को सरकार पूरा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से काफ़ी नाराजगी थी और उसी का परिणाम हुआ कि बीजेपी की सरकार नहीं बन सकी। हमें तो इसका भान है कि अगर सही कैंडिडेट सब जगह आए हैं तो जनता में इसका बहुत ही पॉजिटिव रुख है और बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा हम मानते हैं। विधानसभा में घूमा हूँ और घूमने के बाद मुझे मालूम हुआ कि बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है यहाँ पर, वो सारी योजनाओं को यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करने के बजाय उसको रोकने का नया नया तरीका यहाँ की सरकार खोज रही है। उन योजनाओं को यहाँ की सरकार को चाहिए था कि लागू, लेकिन उसको रोकने का अथक प्रयास यहाँ की सरकार कर रही है। यहाँ की सरकार को मैंने पाया कि बहुत सारी ऐसी योजनाओं को वहाँ चला रही है जिसमें घोटाला का बहुत स्कोप है।
ये कांग्रेस का एटीएम मनी की तरह यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग यहाँ पे। तो यही मैंने स्थिति देखा कि यहाँ पर जो है ना पूरी तरह सरकार घोटाला में लिप्त है और हर हाल में इस बार आम जनता जो है मन बना चुकी है कि कांग्रेस का सफाया करेंगे और पूरी तरह से घोटाला मुक्त सरकार हम बनाएंगे, जो भाजपा ही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है उनके पास में। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत से जुटी हुई है। अभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी विभिन्न विधानसभाओं में गए थे, वहां के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक किए और वहां की संपूर्ण राजनीतिक हालात के संबंध में कल उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, अपना रिपोर्ट, अपनी जानकारी प्रस्तुत की। उन जानकारियों का अध्ययन और उन जानकारियों पर विचार आज दिन भर बैठकर हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, पूरी ताकत से मजबूती से चुनाव के मैदान में जाएंगे और निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से नवंबर में छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएंगे। इधर बीजेपी के प्रवासी विधायकों के दौरे पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा ही नहीं है। बीजेपी केवल बस्तर में सड़कों पर घूमी है, मगर बस्तर हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। 75+ के लक्ष्य में बस्तर की 12 सीटों पर कांग्रेस ही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता और अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है और बस्तर में उन्होंने सड़क के ऊपर घुमा है। अगर वो कहते हैं कि बस्तर में रिपोर्ट अगर हमारा अच्छा है, अगर सोच रहे होंगे तो चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि बस्तर हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है और बस्तर की जनता हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। और जब 75+ छत्तीसगढ़ में रहेगा कांग्रेस की सीट, तो बस्तर में 12 सीट भी उसमें दर्ज रहेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जमीनी हकीकत क्या है, इसकी रिपोर्ट भी हाईकमान को भेज दी गई है, जिसका असर आने वाले समय में दिखाई देगा। लेकिन प्रवासी विधायकों का फीडबैक बीजेपी को कितना मजबूत कर पाएगा, ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। फिलहाल इस हफ्ते की सियासी खबरों में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।